गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सुजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान, चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पार्ट 4। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने यूरोप के सारे निर्णय का विरोध किया और क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया और इनका मुख्य मकसद था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। इसमें यूसुफ मैसीनी जो कि एक क्रांतिकारी थे, ये इटालियन थे। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गुप्त संगठन का निर्माण किया और यूसुफ मैसीनी ने जो 2 गुप्त संगठन बनाए, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। और क्रांतिकारियों के युग में लुई फिलिप जो कि राजतंत्र का शासन स्थापित किया, लेकिन क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1884 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह शुरू हुआ। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस, जो यूनानियों की लड़ाई में अनेक समूहों ने मदद की और इन यूनानी खुद कलाकार, कवि इत्यादि। इस प्रकार यूनानियों में राष्ट्रवाद के निर्माण में संस्कृति का भी योगदान रहा और इनका विचार भी मजबूत हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि पेश की गई और इसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। रूमानीवाद अर्थात रूमानिक कल्पना या राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध या क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होता है। इसके लिए हम काव्य, कला, कहानी, किस्सों, संगीत की मदद भी लेनी पड़ती है। और रूस में एक भाषा पोलिश का भी इस राष्ट्रवादी के रूप में प्रयोग किया गया। और इस प्रकार यूरोप में आर्थिक कठिनाई भी स्टार्ट हो गई। जनसंख्या बढ़ती, बेरोजगारी, कीमतों में वृद्धि, निधनता, भूख और कठिनाई और जन विद्रोह, जो कि उदारवादियों की क्रांति थी। इनका उस समय एक महान साल या वर्ष कहा जाता था। ये इनका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, भूखमरी, बेरोजगारी, लोगों को गांव से शहर की रुख करना, फसलें बर्बाद हो गई और फैक्ट्रियां बंद हो गई, खाने पीने की सामग्री, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी इत्यादि। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध करने लगे, कृषक विद्रोह हुआ और इस प्रकार से यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित करना पड़ा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से यूरोप का गणतंत्र राज्य स्टार्ट होता है, यानी कि लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग ले सकते हैं, जो कि उनको वोट देने का अधिकार है। जब नए कानून बने तो उसमें नए कानून, नई सरकार, 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को काम के अधिकार में गारंटी, रोजगार उपलब्ध करवाने, कारखाने उपलब्ध करवाने और धीरे धीरे बेरोजगारी और गरीबी कम होने लगी। तो अब आपके सामने स्टार्ट हुई उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति जो कि 1848 में स्टार्ट हुई। कब हुई? 1848 में। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, ठीक है ना, अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगोरियन साम्राज्यिक उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग छोड़ दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये लोग जो है अपने राष्ट्रवाद के ऊपर डिपेंड रहने लगे और इसमें मध्य वर्ग के जो जर्मन राष्ट्रवादी लोगों के प्रयासों से जर्मनी व इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। अब
देखिए जर्मनी और इटली का एकीकरण। अब इसमें आप देखिए, इस मैप को देखिए, ये जो जर्मनी है, ठीक है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये हम्बर्ग है, ये फ्रैंकफर्ट है। तो इस प्रकार ये जर्मन जो है चारों तरफ से एक यूरोप महाद्वीप का एक भाग है, जो कि 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 7 वर्ष के दौरान 3 युद्धों में जीत के साथ प्रसा ने एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। कितने? 7 वर्ष में 7 वर्ष में 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। उसके बाद ही इनको एक एकीकरण की प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी, क्योंकि वह राजतंत्र था, राजशाही शासन था। तो राजशाही के अंडर में ये फौज काम करती है। तो इन दोनों ने मिलकर उदारवादियों की जो ताकत थी उसको दबा दिया गया, क्योंकि जो निरंकुश सरकार होती है वहाँ पे कोई भी अपना फन फैलाए, उसको फन फैलाने से पहले उसका फन कुचल दिया जाता है। उसके बाद प्रसा ने ये भार अपने ऊपर लेते हुए, जिसको पर्सिया भी कहते हैं, प्रुसिया भी कहते हैं, ये प्रसा ने ये भार पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया, लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। तो इसने इस प्रकार 7 वर्ष में 3 युद्धों की जीत, 3 युद्धों में भी जीत, सबसे बड़ी बात ये होगी, जीत कर ही इन्होंने ये प्रक्रिया पूरी की। उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। प्रसा ने यह एक राष्ट्रीयकरण या एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली थी। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। कब? 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में। ये विलियम प्रथम कहाँ के राजा थे? प्रसा के राजा थे। तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ये जनक भी कहे जाते हैं। अब देखिए आगे, जर्मनी की तरह इटली का भी राजनीतिक विखंडन एक लंबा इतिहास रहा है। तो अब देखिए इटली को देखते हैं अपन। ये आपके सामने ये इटली है, ये इटली का मैप आप देख रहे हैं। तो इस तरफ तो है स्लोवेनिया, ये है जेनेवा, ये इटली की राजधानी रोम, वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटी सिटी मानी जाती है, और ये है सिसिली। ये क्या है? सिसिली, है ना। तो देखिए
इटली को देखते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में विभाजित था। 7 राज्यों में विभाजित। ठीक है ना। और इनमें मात्र एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट में इतालवी राजघराना था। इतालवी राजघराना था। इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण किस प्रकार राष्ट्र राज्य बने थे। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। और उसमें प्रसाद जो है वो आगे आकर के 3 वर्ष में 7 युद्धों, 7 वर्ष में 3 युद्धों और तीनों युद्धों में जीत का परचम लहराते हुए जर्मनी के एकीकरण करवाया, जिसमें प्रसा के मुख्यमंत्री, प्रसा के जो राजा थे वो जर्मनी के सम्राट बन गए थे। तो इस प्रकार प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। ठीक है ना। इस प्रकार इटली में भी देखिए ये 7 राज्यों में विभक्त था, जिसमें सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट जो कि एक इतालवी राजघराना था, और फिर इसमें देखिए केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। और ये कितने थे? 7 राज्यों में विभक्त था। 7 राज्यों में विभक्त। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें लोगों पर विचार करना होगा। लोगों ने भी इस प्रकार 1830 के दशक में यूसुफ मैसेनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की तथा यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण भी किया। यूसुफ मैसेनी। अब देखिए इसमें 3 जो व्यक्ति थे वो सामने आए, यूसुफ मैसेनी, काबूर और यूसुफ गैरीबाल्डी। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले यूसुफ मैसेनी के बारे में देखते हैं। यूसुफ मैसेनी रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे। एक तो, और यंग इटली के संस्थापक थे नंबर 2, और नंबर 3 इनका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण भी था। लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और दूसरा था इटली का एकीकरण भी करना। ध्यान रखना कि जर्मनी के एकीकरण में तो ऑटोमन बिस्मार्क जनक थे, जबकि इटली के एकीकरण में यूसुफ मैसेनी, ठीक है ना, और फिर काबूर और यूसुफ गैरीबाल्डी ये लोग थे। और जिसमें सबसे पहले यूसुफ मैसेनी थे, रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे एक तो, दूसरा था यंग इटली के संस्थापक थे। इनका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण भी करना था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय पर आ गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय के मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया।
तो जब 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किस पे आ गई? सार्डिनिया पिटमोन के शासक कौन थे? विक्टर एमेनुअल द्वितीय। नाम याद रखना है आपको, विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई थी। और ये विक्टर एमेनुअल कौन थे? वो जो कि कौन थे? ये सार्डिनिया पिटमोन के शासक थे। अब देखिए दूसरा आ रहा है इटली के एकीकरण में, एक दार्शनिक आ रहा है काबूर। विक्टर एमेनुअल द्वितीय का मंत्री प्रमुख था ये कौन? काबूर। ये ना ही कोई क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे, फिर भी इस एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व इन्होंने किया। अपने चतुर फिर भी ये एकीकरण में प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व भी इन्होंने किया था। अपने चतुर कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वो जीते थे। इनके चतुर चालों और कूटनीति से ये जीत गए थे। तो इस प्रकार 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली राष्ट्र का राजा घोषित किया गया। अब देखिए जुसेप्पे गैरिबाल्डी, तो ये गैरिबाल्डी के बारे में भी देखते हैं। इसे हीरो ऑफ रेड शर्ट कहा जाता था। जुसेप्पे गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता था? हीरो। जुसेप्पे गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता? हीरो ऑफ रेड शर्ट। हीरो ऑफ रेड शर्ट कहा जाता था, नाम से जाने जाते थे। 1807 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे। कब? 1807 में दक्षिण इटली साउथ और 2 सिसिलियों के राज्यों में वो प्रवेश कर गए थे। उसके बाद स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में भी वो सफल रहे। देखिए एक बात ध्यान रखना कि जितने भी जो युद्ध हुए उसमें लोकल जो लोग थे ना, उनके साथ आने से ही कई बार सफलता और जीत हासिल हो जाती है। और कई बार ये होता है कि स्थानीय लोगों को अपने अगर पक्ष में नहीं किया जाए तो युद्ध में हारने की पूर्णतः संभावना रहती है। ये इतिहास में कई जगह देखा गया है। स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान रहा। स्पेनिश शासक जो थे उनके युद्ध में भी बड़ा योगदान रहा। इन्हीं तीनों की वजह से इटली एकीकृत हो गया। किन किन की वजह से? जुसेप्पे मैसेनी जो कि रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे, यंग इटली के संस्थापक थे और इनका लक्ष्य शिक्षा और इटली के एकीकरण में था। और विक्टर, अब जब कई बार असफलता मिल गई तो इटली सार्डिया पिटमोन जो कि इटली 7 राज्यों में विभक्त था, उसमें सार्डिनिया पिटमोन के शासक थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय के पे ऊपर आ गई और फिर इन्होंने धीरे धीरे कार्य किया। फिर नंबर 2 पे आए काबूर। काबूर कौन थे? विक्टर एमेनुअल द्वितीय के प्रमुख मंत्री थे जो कि न ही क्रांतिकारी थे और न ही जनतंत्र में विश्वास रखते, फिर भी एकीकरण की प्रक्रिया में इन्होंने सहयोग दिया। चतुर्थ कूटनीतिज्ञ से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें वो जीते थे। और नंबर 3 पर जुसेप्पे गैरिबाल्डी जिसे हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1807 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश किया था और स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया था। स्पेनिश शासक के युद्ध में भी बड़ा योगदान रहा। इन्हीं 3 की वजह से इटली एकीकृत हुआ। ठीक है ना। विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया क्योंकि यह बहुत ही दयालु और सार्डिया के राजा रह चुके थे। तो इस प्रकार देखा गया कि इन तीनों ने ही
इस प्रकार सारी चीज़ों को हैंडल किया था। किस प्रकार यूरोप में भूखमरी, जन विद्रोह और किसानों का विद्रोह हुआ, तो उदारवादियों की क्रांति शुरू हो गई। तो इस प्रकार बेरोजगारी, जनसंख्या, वस्तुओं की कीमतों का बढ़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे फ्रैंकफर्ट संसद में 18 मई 1848 को जर्मन क्षेत्रों में मतदान और सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन हुआ और 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इसे फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मजदूर, कारीगर वर्ग की मांगों का विरोध किया गया और मध्य वर्ग ने समर्थन खो दिया, तो संसद भंग भी हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़े और रूढ़िवादी ताकतों ने उदारवादी आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था बहाल करने में नाकाम भी रहे। और इस प्रकार जर्मनी और इटली का एकीकरण धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, जो कि इसमें ऑटोमन बिस्मार्क और प्रसा के राष्ट्रीयकरण में विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने साथ दिया और दूसरी तरफ जोसेफ मैसेनी आए, फिर काबूर आए, उसके बाद जोसेफ गैरिबाल्डी आए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको पूरे चैप्टर को सुनना है, समझना है और पूरे इस चैप्टर को जो भी मैंने बताया वो मैटर वो कॉपी में लिखना है। और जब प्रश्न आपके सामने पेश हो तो उन प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख करके प्रश्न लिखना, आंसर लिखना और लाइन खींचनी है। नाम, क्लास, डेट, पेज नंबर सारे लिखना और राइटिंग सुंदर लिखनी है। सबसे बड़ी बात ये होगी। थैंक यू।